सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दुर्लभ और बेहद महत्वपूर्ण बात स्वीकार की है। एसआईआर के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्लभ और बेहद महत्वपूर्ण बात स्वीकार की है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यानी कि एसआईआर है, उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि हम बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं चुनाव आयोग के काम में, और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम बार बार सुझाव नहीं दे सकते हैं। एसआईआर कोई सालाना प्रक्रिया नहीं है, यह 20 साल के बाद हो रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद इस मामले के अंदर आई सबसे अहम पंक्ति जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो ये प्रक्रिया है एसआईआर, वो लगभग 20 साल बाद हो रही है। यह मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, यह मामला न्यायिक संयम, चुनावी विश्वसनीयता और संवैधानिक संतुलन का भी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक खुद हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए मामले को शुरू करते हैं। ये एडीआर बनाम चुनाव आयोग वाला ही केस है। और पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा। यह चर्चा आधारित है एडीआर बनाम चुनाव आयोग 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसके ऊपर अभी हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबे समय से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची शामिल है, उन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है जो कई राज्यों में ईसीआई द्वारा की गई जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको चुनौती दे रहे हैं। आपको पता ही है कि एसआईआर को बहुत सारे स्टेट्स के अंदर चुनौती दी गई है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ठीक है, यह बात आपको पता ही है। इस चरण पर कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह कानूनी वैधता की जांच करेगा, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है उसको खुद चलाने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब जो चुनाव को कराना, चुनाव को चलाना या एसआईआर की प्रक्रिया है, यह कराने का काम किसका है? ये चुनाव आयोग का है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है कि हम हस्तक्षेप करेंगे, जहां गलती होगी वहां सुधारेंगे, मगर हम माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हैं चीजों को, और हम अपनी सीमाओं के तहत ही करेंगे। जो काम करना है वो चुनाव आयोग को ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये एसआईआर क्यों है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण है, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो धारा 21 उपधारा 3 के तहत की जाने वाली प्रक्रिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वोटर लिस्ट की दोबारा जांच करना, सही तरीके से जांच करना, शुद्धिकरण करना, और जो भी वोटर लिस्ट के अंदर गलत प्रविष्टियां हैं, गलत चीजें हैं, उनको हटाना और उनको सुधारना, और जो भी अपात्र नाम वोटर लिस्ट के अंदर हैं उनको वहां से हटा देना। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो बताइएगा जरूर। कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। और मतदाता सूची की जो शुद्धता है उसको सुनिश्चित करना, यह एसआईआर का उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईआर कोई नियमित या फिर वार्षिक प्रक्रिया नहीं है। यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। यह वोटर लिस्ट जनरल वाली रिवीजन नहीं है, यह स्पेशल है जो कई सालों में होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें विशेष रूप से कहा कि जो ये ईसीआई का जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला अभ्यास है, लगभग 20 सालों के बाद हो रहा है, जिससे ये एक अपने आप में अपवादात्मक कदम बनता है, न कि रोजमर्रा की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर याचिकाकर्ताओं के क्या तर्क हैं। याचिकाकर्ताओं की बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन, जो तमिलनाडु की ओर से और पुंडुचेरी के याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, उन्होंने कुछ बड़े तर्क रखे। उनका कहना था कि ईसीआई द्वारा बनाए गए जो बताए गए कारण हैं एसआईआर के लिए, जैसे कि तेज शहरीकरण, प्रवासन
और मृत्यु का रिपोर्ट न दर्ज कराना और अवैध विदेशी नागरिक, ये मौजूदा एसआईआर की प्रकृति को उचित नहीं ठहराते। ये कहीं ना कहीं मौजूदा एसआईआर की प्रक्रिया को किसमें बदल रहे हैं? एनआरसी में। आपको क्या लगता है? आगे बढ़ने से पहले आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया क्या एनआरसी में बदल गई है क्या? ये याचिकाकर्ताओं के तर्क है कि ये उचित प्रक्रिया नहीं लग रही है। और बूथ लेवल ऑफिसर्स की बात करें तो बूथ लेवल ऑफिसर को यह अधिकार देना कि मतदाता की पात्रता पर संदेह करे, ये अकारण और बिना दिशा निर्देश के है और जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस मामले के अंदर याचिकाकर्ताओं ने लाल बाबू हुसैन केस का भी जिक्र किया, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें जहां पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रियाएं केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में गैर नागरिकों की पहचान के लिए थी, जबकि मौजूदा प्रक्रिया बहुत व्यापक है, उसके रेफरेंस में थी। मैंने आपको ये बताया भी है। देखिए, अब बात करते हैं, नाम हटाना जो है वो नागरिकता निलंबित करने जैसा हो गया है, या ये उसके बराबर ही है कि अगर किसी मतदाता का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है तो क्या ये उसकी नागरिकता छीनने जैसा हो गया है क्या? यहां पर सुनिएगा, जो याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना व्यवहारिक रूप से नागरिकता को निलंबित करने जैसा हो गया है, जो ईसीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ईसीआई का अधिकार क्षेत्र नागरिकता को डिसाइड करना नहीं है, किसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा यह डिसाइड करना है। और नागरिकता को डिसाइड करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के थ्रू, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। और जब वोटर लिस्ट से कोई नाम हट रहा है तो वो इस तरीके से सामने आ रहा है या पेश किया जा रहा है कि जैसे अब वो कंसर्न व्यक्ति नागरिक ही नहीं है। यहां पर जो याचिका करता है उन्होंने ये तर्क दिए कि जो नागरिकता का प्रश्न है वो सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता है, सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता अधिनियम के तहत आता है, जो संदिग्ध नागरिकता का निर्धारण करता है, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स द्वारा होता है। अगर किसी की नागरिकता संदिग्ध है तो सिटीजनशिप एक्ट ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण कैसे होगा? फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के द्वारा होगा, ठीक है। चुनाव अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से यह शक्ति नहीं ले सकते हैं। और याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि उन्होंने जोर देकर यह कहा कि उम्र, निवास और नागरिकता तीनों समान संवैधानिक योग्यताएं हैं। उम्र, निवास और नागरिकता तीनों समान संवैधानिक योग्यताएं हैं। यदि ये पूरी हैं तो ईसीआई का कर्तव्य है कि मतदान के अधिकार को सुगम बनाना, ना कि उसको बाधित बनाना और ना ही उसको मुश्किल करना। आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। कोई सवाल है तो वो भी अभी तक पूछ सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासन के अर्थ को लेकर, मतलब इलीगल माइग्रेशन या फिर माइग्रेशन के समय, इलीगल तो नहीं बोलूंगा मैं यहां पर, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माइग्रेशन पर नहीं बोला है बल्कि माइग्रेशन पर बोला है, सिंपल यानी कि प्रवासन पर बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासन का अर्थ समझाने के लिए प्रवासन का अर्थ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस जयमाला बागची ने प्रवासन की जो संकीर्ण व्याख्या है उसके ऊपर सवाल उठाया, और उठाते हुए जस्टिस जयमाला बागची ने, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कहा कि प्रवासन केवल घरेलू नहीं होता, प्रवासन केवल घरेलू नहीं होता, यह राज्यों के बीच भी हो सकता है। जो माइग्रेशन है वो ऐसा नहीं है कि आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही होगा। कई बार जो प्रवासन है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी होता है, कि वो एक बंदा कहीं है, वो दूसरी जगह काम करने जाता है, समय के साथ जाता है ना, होता है ये चीज, आप सभी को पता है ये। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं? तो लाइक करिए ना, आपके लिए बहुत बेहतरीन सेशन, बहुत रिसर्च के बाद हम लाते हैं। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट करिए, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए, रिएक्शंस दीजिए चैट के माध्यम से, क्योंकि अभी लाइव सेशन चल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। जस्टिस जयमाला बागची ने कहा कि जो प्रवासन है, जो माइग्रेशन है, वो ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक देश से बंदा दूसरे देश में ही जाता है, प्रवासन राज्यों के बीच में भी होता है। और लंबे समय तक निवास करने से हर चुनावी प्रश्न अपने आप में हल नहीं हो पाता है। इस पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत,
उन्होंने कहा कि मजदूरों और विदेशों में पलायन के उदाहरण देकर यह बताया कि ईसीआई को यानी कि चुनाव आयोग को जटिल जनसांख्यिकी वास्तविकताओं से निपटना पड़ता है। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे यह स्पष्ट होता है कि कोर्ट याचिकाकर्ताओं की बातों को बिना जांच स्वीकार नहीं कर रहा है। जो याचिकाकर्ता बात कह रहे हैं उनको कोर्ट ऐसे ही नहीं मान रहा है। कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड, अपना न्यायिक दिमाग जो है इन सारे तथ्यों पर अप्लाई कर रहा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो रिएक्शन देनी है वो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपना रिएक्शन दे रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह सवाल उठा कि सिर्फ 9 राज्यों के अंदर यह एसआईआर क्यों हो रही है। इस मामले के अंदर याचिकाकर्ताओं ने एक गंभीर सवाल भी उठाया कि एसआईआर को एक साथ 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्यों लागू किया गया है। 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्यों लागू किया गया है। ईसीआई ने यानी कि चुनाव आयोग ने हर राज्य के लिए अलग अलग और ठोस कारण क्यों नहीं दिए हैं। यहां पर ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने जो ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है इसके लिए अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग कारण नहीं दिए हैं, बस क्यूमुलेटिव कारण बता दिए हैं और उसके तहत वो कराया जा रहा है। और लक्षद्वीप या फिर अंडमान आइलैंड जैसे क्षेत्रों में शहरीकरण या फिर प्रवासन की यही समस्या कैसे मानी जा सकती है, ये भी याचिकाकर्ताओं के सवाल है। उन्होंने इसे यांत्रिक और सतही अनुमान बताया कि मतलब ऊपर का अनुमान के बेस पर जो चुनाव आयोग है उसने एसआईआर के आदेश दे दिए हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायिक संयम को लेकर, जुडिशियल रेस्ट्रेंट को लेकर। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और कोशिश करेंगे कि अब आने वाले समय में आपके लिए और ऐसे ही सेशन हम लाते रहें लाइव। सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायिक संयम को लेकर जो इस मामले में आई वो ये आई कि यही कोर्ट ने अपनी अहम बात क्या बोली कि जो सीजेआई है सूर्यकांत ने ये चेतावनी दी इस मामले के अंदर कि एसआईआर कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है, ये हर साल होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट बार बार हस्तक्षेप या फिर चुनाव सुझाव नहीं दे सकती है, वरना ये प्रक्रिया हर साल होने लगेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि ईसीआई की ये जो प्रक्रिया है एसआईआर है ये अब लगभग 20 साल के बाद हो रही है और कोर्ट को यह ध्यान रखना होगा कि वे कार्यपालिका के काम में अति हस्तक्षेप न करें। यह न्यायपालिका या फिर न्यायिक संयम का एक उदाहरण है। मतलब समझ रहे हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हम हैं चुनाव आयोग के कामों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऊपर से मॉनिटर करेंगे, जहां कुछ गलत होता हुआ दिखेगा वहां करेंगे, मगर हम चीजों को माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। इज दैट क्लियर? अब इस पूरे मामले का एक न्यायिक विश्लेषण करते हैं, इसको समझते हैं। कोर्ट वास्तव में क्या कह रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक संतुलन बना रहा है। एक और तो मतदाता अधिकार है, वोटर के अधिकार हैं, दूसरी तरफ जो प्रोसीजरल निष्पक्षता है यानी कि प्रोसीजरल नॉन इंटरफेरेंस है, इंडिपेंडेंस है, उसको भी इंश्योर कर रहा है कि हम ईसीआई के कामों में दखल नहीं करेंगे और मनमाने नाम हटाने का खतरा है उसको भी ध्यान में रखकर सारी चीजों को, क्योंकि सुपरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है, तो उन सारी चीजों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट रख रहा है। दूसरी ओर जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 है उसके तहत ईसीआई की स्वायत्ता, स्वतंत्रता, प्रशासनिक विशेषज्ञता और चुनावी सूची की विश्वसनीयता, कि चुनावी सूची जो है, वोटर लिस्ट जो है वो कितनी ठीक है। कोर्ट ने तो एसआईआर को पूरी तरह सही कह रहा है। यह बात ध्यान दीजिएगा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ना तो एसआईआर को यह कह रहा है कि ये 100% फुल प्रूफ है, 100% सही तरीके से हो रही है, और न ही उसे पूरी तरह खारिज कर रहा है। कोर्ट कह रहा है कि हम वैधता की जांच करेंगे लेकिन चुनाव नहीं चलाएंगे, कि जो चुनाव आयोग का काम है हम वो खुद नहीं चलाने लग जाएंगे। हम जांच कर सकते हैं चुनाव आयोग ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अदालतों को
चुनावी प्रक्रियाओं में सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक सक्रिय होना चाहिए? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैं दोबारा से आपके लिए सवाल बोल देता हूं, आपको साथ के साथ सेशन भी कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट्स हैं हमारी, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग, क्या अदालतों को चुनावी प्रक्रियाओं में जो चुनाव आयोग के काम हैं उसमें क्या लिमिटेड हस्तक्षेप करना चाहिए, सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए, या फिर अगर मतदाता के अधिकारों की रक्षा की बात है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिक से अधिक जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करना चाहिए? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब इस मामले के हम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस मुद्दे के हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये सुनवाई चुनावी कानून में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेके आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया है कि जो SIR है वो एक रूटीन प्रक्रिया नहीं है चुनाव आयोग की, ये एक अपवाद है। अपवाद क्यों है? 20 सालों में होने वाली प्रक्रिया है और यह कोई नॉर्मल रूटीन प्रोसेस नहीं है। न्यायिक आत्म संयम पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और यह याद दिलाया कि संवैधानिक संतुलन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है, वो बहुत ही जरूरी है। अंतिम फैसला इस मामले के अंदर अभी आना बाकी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कोर्ट कानूनी जांच करेगा और मगर चुनाव का प्रबंधन नहीं करेगा। कोर्ट इस मामले की संवैधानिकता की जैसे जांच कर रहा है वो करता रहेगा। अब इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और आप इलेक्शन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, सिटीजनशिप या सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मुद्दों पर इस चैनल पर आप राय देखते ही हैं, अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना हमें सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर चैट के माध्यम से सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया है, 1% भी पसंद आया और आपको लगता है कि इस चैनल पर जो कंटेंट आता है वो आपके लिए बिल्कुल सटीक, बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सरल भाषा में आपको जो गहन कानूनी मुद्दे हैं वो समझाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, और कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको कैसा सेशन लगता है। और सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि व्यूज तो बहुत आते हैं आपकी वीडियो, हमारी वीडियो पर, आपको पता ही है कि आप बहुत प्यार करते हैं, बट पता नहीं क्यों सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाते। बहुत मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारी हौसला अफजाई जरूर करा करें। और आप सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। कोई सवाल है तो आपका अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं।